वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया था पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 को 9 सितंबर को सुबह की शिफ्ट का, मतलब 9 बजे शिफ्ट का जो पेपर आपका हुआ था उसका हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को सारे को। तो इसी सीरीज में हम देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि रोहित को क्या कोड किया गया है, यहाँ पर SPIJU। तो मोहित को क्या कोड किया जाएगा? अच्छा, पहले रोहित और मोहित में कॉमन क्या है? ये पीछे के 4 वर्ड दोनों में कॉमन है, तो पीछे का PIJU कॉमन होना चाहिए। PIJU यहाँ पर कॉमन होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड में कॉमन दिया है। अब पहला वर्ड क्या आएगा, इसका रिलेशन हम पहले वर्ड से देख लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर क्या आएगा? अगर हम R में +1 करेंगे तो क्या आएगा? S। तो M में +1 करने पर क्या आना चाहिए? N आना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? भारत समाज के सेवक की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो भारत समाज के सेवक की स्थापना हुई थी 1915 में और ये स्थापना करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये एक संस्थान था। क्या था? ये एक संस्था थी। भारत समाज के सेवक एक संस्था थी जिसका 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्थापित किया गया था, स्थापना करी गई थी उसकी। उसका उद्देश्य क्या था? इसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कार्यों में एकजुट करना था। क्या करना था? विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोगों का कल्याणकारी कार्यों में एकजुट करना और उनको उसके लिए प्रशिक्षित करना था। इसका काम क्या था? किसका? भारत समाज के सेवक संस्था का काम क्या था? विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोगों को कल्याणकारी कार्यों के लिए एकजुट करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। इसकी स्थापना 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा करी गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट करना है, मतलब एक विषम ज्ञात करना है। तो एक विषम यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं। पहले इसके बीच में रिलेशन क्या दिया है। पहले 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। 15 और 26 में क्या किया गया है? +11 किया गया है। 26 और 13 में क्या किया गया? 37 में क्या किया गया है? इसमें भी +11 किया गया है। तो अगले में भी आपका क्या होना चाहिए? +11 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या आएगा? यहाँ पर 48। अब 48 में आप +11 करेंगे तो नंबर आएगा आपका 59। मतलब मिस्टेक यहाँ पर जो दी है, विषम जो नंबर दिया है वो कौन सा दिया है? हमारा 49 दिया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो को क्या कोड किया गया है? TDIPJ। रेडियो का कोड क्या दिया है? यहाँ पर RADIO का कोड दिया गया है। यहाँ पर TDIPZ ये कोड दिया गया है रेडियो का। तो हमें कोड निकालना है यहाँ पर किसका? TELEVISION का कोड निकालेंगे। इसका कोड हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? पहले देखते हैं R और T के बीच में रिलेशन। R और T के बीच में क्या कितने का डिफरेंस दिया है? यहाँ पर डिफरेंस दिया है +2 का। अब A और D में डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस दिया है +3 का। फिर D और I में डिफरेंस देखेंगे तो इसमें डिफरेंस दिया है आपका +5 में। अब I और P में देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है आपका +7। और अगला देखेंगे O और Z को तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है आपका +11।
चलिए इसको इस तरीके से ना लिख के हम ऐसे ही लिखते हैं। ये लिखा है हमने RADIO, ये लिखा है TDIPZ। इसमें कितने का डिफरेंस है आपका? इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें 5 का, इसमें 7 का और इसमें 11 का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब अभाज्य नंबरों का डिफरेंस आ रहा है। पहले 2 का, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। तो यही सीरीज जो है वो कहाँ पर लेंगे हम? यही सीरीज लेंगे टेलीविजन में। टेलीविजन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? TELEVISION की जगह हम क्या लिखेंगे? पहले में डिफरेंस कितने का देखेंगे? 2 का। 2 का डिफरेंस देखने पर यहाँ कितना आया? V। इसी तरीके से यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 का, यहाँ डिफरेंस 5 का, यहाँ 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का। आई में डिफरेंस कितने का होगा? 19 का। इसमें डिफरेंस कितने का होगा? 23 का। और इसमें डिफरेंस होगा 29 का। चलिए ऐड करके लिखते चलिए। ई में +3 करेंगे तो क्या आएगा? H। L में +5 किया आया Q। E में +7 किया आया L। V में +11 किया, यहाँ पर G आया। I में 13 को ऐड किया, यहाँ पर क्या आएगा? I में 13 को ऐड करने पर V। S में 17 को ऐड करने पर आया J। I में 19 को ऐड करने पर आया B। O में 23 को ऐड करने पर आया L। और N में 29 को ऐड करने पर आया Q। ये सीरीज यहाँ पर चलेगी। ये आपके किस नंबर के ऑप्शन में दिया है? VHQLGVJBLQ, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किससे रिलेटेड है? ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो लीडर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 6 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ई हमें कितनी बार दिया है? यहाँ पर 2 बार दिया है। टोटल इसमें अक्षर कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में हम डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल का। तो जो आंसर आएगा, जो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा, वही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्या कर देंगे हम? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर कितना आया? 6 × 5 × 4 × 3, ये कितना होगा आपका? 360। कितना हो जाएगा? ये 360 हो जाएगा। तो कितने शब्द बनाए जा सकेंगे लीडर द्वारा? 360 शब्द बनाए जा सकेंगे, जिसमें कि ई शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो रेलवे द्वारा प्रथम रेल कब चलाई गई थी? रेलवे द्वारा प्रथम रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ये कहाँ पर चलाई गई थी? महाराष्ट्र में। कहाँ पर चलाई गई थी? महाराष्ट्र में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ पर? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। टोटल इसमें कितने किलोमीटर चली थी ये पहली ट्रेन? 34 किलोमीटर चली थी। टोटल कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। इसमें तब कितनी बोगियां थी? 20 बोगियां थी जब ये ट्रेन पहली बार चलाई गई थी। और जो इसमें इंजन था वो काय का था? भाप का। इंजन कैसा था इसमें? भाप का इंजन था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो ये नारा लगाया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये नारा लगाया गया था। कहाँ पर ये नारा लगाया गया था? रंगून के जुबली हॉल में। कहाँ पर? रंगून के जुबली हॉल में। किसमें? रंगून के जुबली हॉल में एक भाषण में इन्होंने ये नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो सरस्वती
सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि वर्गीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? वर्गीय परियोजना कहाँ पर है? ये है आपकी जबलपुर के पास में। कहाँ पर है वर्गीय परियोजना? जबलपुर के पास में है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। वर्गीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? वर्गीय परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? तो रूट किलोमीटर की बात करें तो सबसे लंबी जो लाइन है वो किस प्रदेश में है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर टोटल इसकी रूट किलोमीटर में लंबाई जो लाइन की है वो कितनी है? 8,726 किलोमीटर, जो कि टोटल रेलवे लाइन का 13.6% है। टोटल जो रेलवे लाइन बिछी हुई है उसका कितना है? 13.6% है। इसकी जो लंबाई है यूपी में वो है 8,726 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो बाउल क्या है? बाउल पश्चिम बंगाल का आपका लोक गीत है। क्या है? पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है क्या? बाउल। बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित होंगे? तो ये पश्चिम बंगाल का लोकगीत है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? आपका पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा जो निकाय है, निम्नांकित में से कौन सा निकाय भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? नेशनल इनकम का अनुमान इनमें से कौन सा करता है? तो वो करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। CSO कब बना था आपका? सेंट्रल स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कब बना था? 1949 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? मतलब कौन सा स्टेट है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है? तो वो है आपका पाल्क स्टेट। कौन सा है? पाल्क स्टेट आपका श्रीलंका की सीमा को इंडिया की सीमा से अलग करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपका कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर्स में जनरली। तो जो कारगिल दिवस है, पहले हम बात करते हैं ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच में? भारत और पाक के बीच में। कब हुआ था? 1999 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। भारत विजयी हुआ था। किस दिन ये युद्ध अंत हुआ था? 26 जुलाई के दिन ये युद्ध अंत हुआ था और इसमें भारत की विजय हुई थी। तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को किसके सम्मान में? कारगिल में जो शहीद हुए थे। कौन हुए थे? कारगिल में शहीद हुए थे जो भी सैनिक, उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो फेमस शोर टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो तटीय मंदिर है वो आपका स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में ये स्थित है। महाबलीपुरम में बना हुआ ये तटीय मंदिर किस शताब्दी का है? तो ये है आपका 8th सेंचुरी का। किसका है? 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है। यहाँ पर महाबलीपुरम में जो मंदिर बने हैं वो किस वास्तुकला के उदाहरण हैं? वो हैं आपके द्रविड़ शैली के। किसके उदाहरण हैं? द्रविड़ शैली के, द्रविड़ वास्तुकला के उदाहरण हैं।
महाबलीपुरम में आपके 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से बीच में जो मंदिर है वो आपका विष्णु भगवान का है। बगल में 2 मंदिर बने हैं, ये आपके शिव भगवान को समर्पित हैं। किसको? शिव भगवान को समर्पित हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आज़ादी के लिए, हमारे भारत की आज़ादी के लिए जो 2 महत्वपूर्ण पड़ाव थे वो कौन से थे? एक थी आपकी 1857 की क्रांति और दूसरा क्या था? दूसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। एक 1857 की क्रांति और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन आपका भारत की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण 2 पड़ाव थे। कितने पड़ाव थे? सबसे महत्वपूर्ण 2 पड़ाव थे, जिसमें से पहला था आपका 1857 की क्रांति, दूसरा आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इनमें क्वेश्चन दिया है, इनमें से किन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? तो 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना करने वाले जो आदमी हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने कितने कौन से 2 देशों की राष्ट्रगान की रचना की है? वो हैं भारत और बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश 2 देश हैं जिनके राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा करी गई है। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा था, क्या लिखा था? जनगण मन। बांग्ला में इन्होंने लिखा था जनगण मन लिखा था, जो क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रगान है। और इसका जो इसी कविता से एक और आपका लिया गया है वो क्या है? आमान सोनार बांग्ला। क्या है? आमान सोनार बांग्ला, जो कि आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। क्या है? आमान सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये किस कविता से लिया गया है? इन्होंने बांग्ला में जो कविता लिखी थी जनगण मन करके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो इसमें से ही जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिया गया है। तो भारत और बांग्लादेश 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना किन्होंने करी है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा करी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 2016 में किसने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो थोड़े मिस्टेक दिए हैं। 2016 में जिन्होंने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था वो जीता था रणवीर सिंह ने। किसने जीता था? ये रणवीर सिंह ने जीता था। किस मूवी के लिए? बाजीराव मस्तानी के लिए। किस मूवी के लिए जीता था? बाजीराव मस्तानी के लिए। और 2017 में जो आपका फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था वो मिला था आमिर खान को। तो इस पेपर में आपका जो आंसर दिया गया था वो क्या दिया गया था? आमिर खान। तो आमिर खान के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2017। आमिर खान को उनकी किस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? तो वो मूवी थी दंगल। दंगल मूवी के लिए 2017 में आमिर खान को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। प्रेजेंट की अगर बात करें 2021 की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2021 में मिला है इरफान खान को। किनको मिला है? इरफान खान को मिला है। इनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए इनको 2021 में जो लेटेस्ट 2021 में फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर स्थापित किया गया था आपके कलकत्ता में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय? राकेश शर्मा थे। ये किस दिन अंतरिक्ष में गए थे? ये गए थे 13 अप्रैल 1984 को। कब गए थे ये? 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे। और इन्होंने वहाँ पर, राकेश शर्मा ने वहाँ पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे। कितने? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए थे। किसके द्वारा बिताए गए थे? राकेश शर्मा द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि चतुर्भुज मंदिर के प्रमुख देवता कौन है। तो पहले बात करते हैं चतुर्भुज मंदिर आपका स्थित कहाँ पर है। ये स्थित है आपके ओरछा में। ओरछा कहाँ पर है? एमपी में है। ओरछा में स्थित है चतुर्भुज मंदिर। और इसके जो मुख्य देवता हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु चतुर्भुज मंदिर के आपके प्रमुख देवता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। तो मैग्नीज आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? बालाघाट और छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है। इसमें सीरीज दी है आपकी 2, 5, 10, 17। अगला नंबर हमें निकालना है। लुप्त संज्ञा चुनकर हमें श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये सीरीज यहाँ पर आपकी क्या निकल के आएगी? चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ इनके बीच में डिफरेंस दिया है 3 का, इसके बीच में डिफरेंस दिया है 5 का, यहाँ पर डिफरेंस दिया है 7 का। तो अगला डिफरेंस इस सीरीज के हिसाब से अगर इसमें +2 करेंगे तो ये डिफरेंस होना चाहिए आपका 9 का। तो 17 में अगर आपने 9 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आपका? 26, जो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला दी है आपकी 720, 360, 30, सॉरी ये आपका यहाँ पर डैश है, यहाँ है 30, 6 और 1। इसमें रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है? डिवाइड कितने का किया गया है? 2 का। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड जो है वो कितने का किया गया है? 5 का। 6 का डिवाइड किस में करेंगे आप? 30 में। तो कितनी बार करेंगे? 5 बार। 30 में कितने का डिवाइड करेंगे आप? 5 का, तब आएगा 6। और 6 में कितने का डिवाइड करने पर 1 आएगा? तो यहाँ आ जाएगा आपका 6। तो अगर इस सीरीज को हम यहाँ पर डिवाइड 2 है, यहाँ डिवाइड 5 है, यहाँ डिवाइड 6 है, तो यहाँ पर भी अगर रिलेशन देखेंगे तो यहाँ डिवाइड कितने का होना चाहिए? 3 का। और यहाँ पर डिवाइड कितने का होना चाहिए? 4 का। अच्छा, इसमें हमने 3 का डिवाइड किया तो नंबर यहाँ पर कितना आएगा? 120। अब 120 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। मतलब ये जो सीक्वेंस हमने लिया था ये बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर लुप्त संख्या चुनकर हमको श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7, 11, 16, 22, 29 और 37। ये क्वेश्चन आपका दिया है। अगला जो नंबर है वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब इसमें क्या किया गया है? अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है? 4 का डिफरेंस दिख रहा है। इसमें हमें 5 का डिफरेंस दिख रहा है। इसमें 6 का दिख रहा है। इसमें 7 का और इसमें 8 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो अगले में डिफरेंस हमें कितने का देखना चाहिए? 9 का। तो 37 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका? 46 दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है, ये आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। कथन दिए हैं कि सम पाउडर आर सेंट्स, कुछ पाउडर जो हैं वो इत्र हैं। कुछ पाउडर को क्या ले लिया हमने? इत्र यानी सेंट्स ले लिया। अब दिया है कि सम सेंट्स आर क्रीम, मतलब यानी कि सभी इत्र क्रीम हैं। हिंदी में क्या दिया है? सभी इत्र क्रीम है। लेकिन हम किस में देखेंगे? हम देखेंगे आपका
इंग्लिश में क्या दिया है, सम सेंट आर क्रीम, तो सम सेंट को किसके अंदर ले लिया, क्रीम के अंदर। अब जो निष्कर्ष दिए हैं वो क्या दिए हैं कि कुछ पाउडर क्रीम नहीं है, तो पाउडर और क्रीम का यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ इत्र क्रीम नहीं है, तो कुछ इत्र और क्रीम के बीच में नहीं वाला भी कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। ये क्वेश्चन दिया है कि कुछ गिटार वायलिन है, सभी गिटार वायलिन है, तो सभी गिटारों को किसके अंदर कर दिया हमने, वायलिन के अंदर कर दिया। अब सभी वायलिन जो हैं वीणा है, वीणा को हमने यहाँ पर एल से क्या कर दिया, एल से डिनोट कर दिया, तो सभी गिटार जो हैं सभी जो वायलिन है वो क्या है, सभी जो वायलिन है वो क्या है, आपके वीणा है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या दिए हैं, सभी गिटार वीणा है, सभी गिटार किसके अंदर हैं, वीणा के अंदर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला जो दिया है वो क्या दिया है कि सभी वायलिन गिटार हैं, तो सभी वायलिन गिटार नहीं है, गिटार का जो पोर्शन है वो छोटा है, वायलिन का पोर्शन बड़ा है, तो सभी गिटार वीणा हो सकते हैं लेकिन सभी वायलिन गिटार नहीं हो सकती, सभी जो वायलिन हैं वो गिटार नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका जो पहला राइट होगा, तो आंसर हम क्या टिक करेंगे कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। अब क्वेश्चन दिया है कि कुछ गेंद गुब्बारे हैं, कुछ गेंद को क्या कर दिया, यहाँ पर गेंद यानी कि हमने बॉल मान ली, बॉल को क्या मान लिया, गुब्बारे, गुब्बारे को हमने जी मान लिया, क्योंकि दोनों बी हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अब दिया है कि कोई गुब्बारा गोल नहीं है, अब कोई भी गुब्बारा जो है गोल नहीं है यानी कि राउंड नहीं है, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब निष्कर्ष देखेंगे कि कुछ गेंद गोल हैं, तो गेंद यानी कि बॉल का और गोल का कनेक्शन नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है कि कोई गेंद गोल नहीं है, तो गेंद का गोल का ना तो हाँ का और ना ही ना का, दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया, तो दोनों ही यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन दिया है कि कुछ घड़ियां पट्टे हैं, मतलब कुछ जो वॉच हैं वो क्या हैं, यहाँ पर बैंड हैं। अब दिया है कि सभी पट्टे ब्रेसलेट हैं, ऑल बैंड को किसके अंदर कर दिया गया है, ब्रेसलेट के, किसके अंदर कर दिया गया है, यहाँ पर ब्रेसलेट के इसको अंदर कर दिया गया है। अब निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिए हैं कि सभी ब्रेसलेट पट्टे हैं, तो सभी ब्रेसलेट जो हैं वो पट्टे हैं, ऑल ब्रेसलेट को किसके अंदर कर दिया गया है, बैंड के अंदर, तो ये नहीं है, बैंड छोटा पोर्शन है और ब्रेसलेट क्या है, बड़ा है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि कुछ ब्रेसलेट घड़ियां हैं, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन दोनों का कॉमन है, तो कुछ ब्रेसलेट यहाँ इतनी जो ब्रेसलेट हैं वो घड़ियां हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि लाइन प्रिंटर एक पाली में 8 घंटों के अंदर, क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि लाइन प्रिंटर एक पाली में 8 घंटों के अंदर 1,76,400 पंक्तियाँ मुद्रित करता है। इस पाली के दौरान यदि प्रिंटर 7 घंटों के लिए परिचालन में था तो आवश्यक कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रिंटर की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। न्यूनतम गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ये कितनी पंक्तियां मुद्रित करता है, ये करता है 1,7,6,4,0,0 पंक्तियां। अब 1 घंटे में ये कितना, 1
सॉरी ये कितने घंटों के लिए चल रहा है, 7 घंटों के लिए, तो 7 का डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें स्पीड मिल जाएगी। ये स्पीड किस में मिलेगी, लेकिन ये स्पीड मिलेगी हमें पंक्ति यानी कि लाइन पर आवर में, लेकिन हमें ये किस में दिए हैं आपके ऑप्शन, मिनट में दिए हैं। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे 60 का कर देंगे। 0 से 0 को कैंसिल किया, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए और फिर 7 से भी इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका 420 लाइन पर मिनट। आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 176400 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 42 से, 7 × 6 कितना हो जाएगा 42, 42 से इसको डिवाइड करने पर ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 420 लाइन पर मिनट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, इसमें गलत संयोजन पहचानना है। हमें ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इस तरीके से, ये हमने जूम कर लिया। ये दिया है आपका 19, 25, 50 और 81। अगर हम इनको गौर से देखेंगे, ये हमें 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमें 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इस डिफरेंस के आधार पर ये यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 2 का डिफरेंस दिया है सबके बीच में, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन गलत हमें क्या दिया है 50 दिया है। तो यहाँ पर जो गलत संयोजन होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसमें भी हमें गलत संयोजन पहचानना है। कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा गलत दिया है हमें, चलिए देखते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जूम कर लिया। 9 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना दिया है, ये दिया है 9, 11, 20, 31, 51 और 84। अच्छा, यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है आपका 2 का दिया है। यहाँ पर डिफरेंस दिया है 9 का। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिया है 11 का। अब रिलेशन हम अगर यहीं से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो रिलेशन यहाँ पर क्या पकड़ने में आता है कि अगला नंबर पिछले 2 नंबरों को ऐड करके लिया गया है। पिछले 2 नंबरों को ऐड करने पर हमें मिला ये, अब इन दोनों को ऐड करने पर मिलना चाहिए हमें अगला नंबर। अगला क्या आ जाएगा आपका 9 और 11 हो जाएगा 20। 20 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए, तो है 20 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब अगला डिफरेंस हमें कितने का लेना चाहिए, अगला डिफरेंस लेना चाहिए 31 का। तो अगर 51 में हम 31 को ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ पर कितना आना चाहिए 82, लेकिन हमें क्या दिया है 84। तो जो गलत नंबर दिया है वो किस में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 84 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया है कि मारुति को कोड किया गया है NBSVUJ। मारुति को क्या कोड किया गया है, MARUTI को NBSVUJ इसका कोड लिखा है। तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या दिया है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें सम में नंबर एक अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया गया है। M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, R के बाद S, U के बाद V, T के बाद U, I के बाद J। तो इस तरीके से एम्बेसडर का कोड क्या होगा, AMBASSADOR का कोड क्या होगा। A के बाद क्या आएगा B, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, S के बाद T और S के बाद T, A के बाद B, D के बाद E, O के बाद P, R के बाद S। ये आपके कौन से नंबर के ऑप्शन में दिया है, BNCBTT BEPS, ये दिया है लास्ट में BEPS आपके BNCB इसमें दिया है, TT BEPS आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये इस तरीके से PQ डैश डैश QQ डैश P डैश QQ PQ डैश QP, इस तरीके से ये अच्छे लिखे हैं। टोटल ये कितने हैं 18 हैं। तो इनको हम किन में डिवाइड करेंगे, इनको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये 18 जो वर्ड दिए हैं यहाँ पर
अच्छा, तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कोड क्या लिखा था यहाँ पर, डैश पी क्यू क्यू डैश डैश क्यू क्यू डैश पी डैश क्यू क्यू पी क्यू डैश क्यू पी। इसको हमने 3 में यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ पर बन गया। यहाँ पर क्या अक्षर आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका क्यू पी क्यू। क्यू पी क्यू, यहाँ पर क्यू पी क्यू दिया है, यहाँ पर क्या आएगा आपका क्यू पी क्यू, ये भी आपका क्यू पी क्यू इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्या आएगा यहाँ पर, चलिए हम इसको यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका क्यू, और अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पी क्यू। अगला आपका क्यू आ जाएगा, इसके बाद पी क्यू क्यू, इसके बाद क्यू पी क्यू, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्यू क्यू पी। तो जो आंसर में आएगा वो क्या आ जाएगा आपका क्यू पी क्यू 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 क्यू। इस तरीके से आपका किस कोड में दिया है, ये दिया है आपके, सॉरी ये यहाँ पर क्या होगा क्यू पी होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू क्यू पी। तो ये दिया है आपके, सॉरी इसको हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं। दोबारा देखने पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये डैश यहाँ पर पी क्यू क्यू डैश डैश क्यू क्यू डैश पी डैश क्यू क्यू पी क्यू डैश क्यू पी, इस तरीके से ये लिखा है। हमने इसको 3 में यहाँ पर डिवाइड कर लिया इस तरीके से। तो अब जो रिलेशन इसमें निकल के आएगा वो आपका किस तरीके से आएगा, पहला अक्षर एक हर शब्द में क्या दिया है आपका 2 बार क्यू दिया है, क्या दिया है 2 बार क्यू दिया है। तो हमको इसमें पी 1 बार दिया है तो यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे, इसमें एक पी दिया है यहाँ पर हम क्यू लिख देंगे, इसमें क्या कर देंगे यहाँ पर पी लिख देंगे एक, और यहाँ पर एक पी दिया है यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ क्यू दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्यू पी क्यू। इस तरीके से इसको लिख दिया। ये आ गया आपका क्यू पी क्यू, ये आ गया क्यू पी क्यू, ये क्यू क्यू पी, ये पी क्यू क्यू, ये क्यू पी क्यू और ये क्यू क्यू पी। इस तरीके से ये आ गया। तो ये आपके किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में ये आपका दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ क्यू आएगा, तो ये किस में दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में क्यू पी क्यू 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 क्यू, ये ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका, पहले ए दिया है, फिर आपका लास्ट से 2 दिए हैं, फिर आपका स्टार्टिंग से 3 दिए हैं, फिर लास्ट से 4 दिए हैं, फिर आपके क्या होने चाहिए स्टार्टिंग से 5 होने चाहिए। तो ए बी सी डी ई होना चाहिए, ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है ये आपको कोड पर रिलेटेड दिया है। क्या दिया है इसमें, इसका अर्थ दिया है यहाँ पर, क्या दिया है माय फेवरेट हीरो का अर्थ दिया है, ये हीरो इज ग्रेट का अर्थ दिया है ये। तो इस कोड भाषा में हीरो के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, हीरो जो वर्ड है आपका इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो दोनों में यहाँ पर जो कॉमन वर्ड दिया है वो दिया है आपका DETO। तो DETO किसका कोड हो जाएगा आपका, हीरो का, HERO का कोड क्या होगा DETO। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि खास कोड भाषा में DANA इसका कोड आपको दिया है, ये इसका कोड यहाँ पर आपको दिया गया है ये। तो इस कोड भाषा में DONA के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। DONA आपको किस किस में दिया गया है, इस वाले वर्ड में दिया है और इस वाले में। इनमें कॉमन क्या दिया है आपको, कॉमन दिया है पोस्ट, POST। तो किसके लिए हो जाएगा ये वर्ड DONA जो दिया है वो पोस्ट के लिए, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है। तो भारत सरकार अधिनियम जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, GOI एक्ट 1935 था, ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। किसका, संविधान का बेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान का इसको
क्या बोला गया है, प्रमुख स्रोत बोला गया है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को संविधान का प्रमुख स्रोत बोला गया है। और ये रिलेटेड था आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता से। यहाँ पर क्या था, आपको फेडरल सिस्टम बनाने की बात करी गई थी, लेकिन जो प्रांत थे उन्होंने अपनी खुद की सरकार चलाने की बात बोली थी, वो इस फेडरल सिस्टम में शामिल नहीं हुए थे। तो ये जो आपका 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये किससे संबंधित है, प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए हैं, उन सभी में एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है, तो इसमें से इनमें सब में क्या समानता मिलेगी। अच्छा, जेड किस नंबर का अल्फाबेट है आपका, 26 नंबर का। एच किस नंबर का अल्फाबेट है आपका, 8 नंबर का। क्यू किस नंबर का है, 17 नंबर का। और टी किस नंबर का अल्फाबेट है आपका, 20 नंबर का। तो ये आपका सम संख्या दिया है, ये सम संख्या दिया है, और ये लास्ट वाला आपका सम संख्या दिया है। तो जो विषम संख्या में वो दिया है आपका कौन सा वर्ड दिया है, क्यू दिया है। तो आंसर यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्यू आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्नांकित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, शास्त्रीय भाषा इनमें से हिंदी नहीं है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो जल्दी देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर दिया गया है कि इस क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो ये क्रम आप देख लीजिए, इस क्रम के हिसाब से जो अगली आकृति आएगी वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई आकृति। क्या आकृति आएगी, ऑप्शन नंबर में 4 में दी हुई आकृति आपकी यहाँ पर इसमें अगली आकृति आएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसमें आपकी अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये जो ऊपर वाला शेडेड रीजन है इसको क्या कर दिया गया है, एक एक इसमें से हम घटाते जा रहे हैं। ऊपर वाले शेडेड रीजन में से क्या करते जा रहे हैं, एक एक घटाते जा रहे हैं। और नीचे वाला जो शेडेड रीजन दिया है इसमें क्या करते जा रहे हैं, हम +2 करते जा रहे हैं। मतलब इसको ऊपर वाले रीजन को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं, और नीचे वाले रीजन को किस दिशा में, इस दिशा में घुमा रहे हैं। तो इस वाले ये आपका कहाँ पर आया, ये इस जगह पर आया, फिर एक और माइनस कर दिया, फिर एक और माइनस कर दिया। तो अगले में आपका कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर होना चाहिए। इस तरीके से ये ब्लॉक दिया है। तो अगले में जो रीजन आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, इस वाले में, इसमें आना चाहिए। अगला जो दिया है आपका ये वाला, ये आपका 2 मूव करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। फिर 2 मूव करके ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। फिर 2 मूव करके ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो अगले में यहाँ से ये इस जगह पर आना चाहिए। तो कौन सा वाला भरा होना चाहिए, ये वाला। अच्छा, ये रीजन आपका कौन सा मैच करता है, ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 से मैच। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि ये जो 2 वर्ग हैं ये अतिव्यापित होते हैं, ये ओवरलैप होते हैं। तो इनमें कौन सा इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, बाहर दोनों में वर्ग है तो दोनों में बाहर वर्ग आ जाएगा। अंदर क्या होगा, ये आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर इस तरीके से क्या आएगा आपका सर्कल। ये आपके ये इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 21। ए और बी की गुणनफल कितना दिया है, 21 दिया है। और उनकी आयु का अंतर कितना दिया है, 4 दिया है। आयु का अंतर ए और बी की का कितना दिया है, 4। अच्छा, आप ऐसे 2 नंबर देखिए जिनके अंतर कितना हो, 4 हो, जिनका गुणनफल कितना हो, 21 हो। तो वो कौन से नंबर निकल के आएंगे हमारे पास, 7 × 3।
तो इसमें से ए की आयु क्या होगी, ए बड़ा है तो ए की आयु क्या कर देंगे हम 7, तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 के फैक्टर इन 2 के अलावा और कोई निकलते ही नहीं है, तो आंसर जो होगा वो 7 और 3 में से एक होगा। तो हमें ए की पूछी है, ए की आयु ज़्यादा होगी, तो ए की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया है कि ए का 1/3 धन है वो 4% की दर से व्यय हुआ, और 1/4 है वो 3% की दर से, और शेष धन 5% की दर से व्यय हुआ। तो उस धन पर वार्षिक आय 12,500 रुपये थी, तो कुल कितना धन था। अच्छा पहले निकालते हैं हम भाग। भाग कैसे निकालेंगे, टोटल भाग कितना था, 1 था, 1 में से 1/3 अलग व्यय हो गया, 1/4 अलग व्यय हो गया, तो भाग यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 1 में से ये माइनस कर दिया, ये एलसीएम लिया इसका 12, 3 का 12 में डिवाइड करेंगे यहाँ 4 आएगा, 4 का 12 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो इस तरीके से 1 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 7/12। इसमें से 7/12 माइनस करेंगे तो जो भाग आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/12। इसको आप याद रखिए, अगला जो भाग आएगा वो कितना आएगा 5/12 आपका भाग आएगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को ये जो निकला है 12,500, ये क्या निकला है, ब्याज, क्या निकला है यहाँ पर, ये ब्याज निकला है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमने यहाँ पर पी लिख लिया, क्या लिख लिया प्रिंसिपल हमने यहाँ पर पी लिख लिया। अब जो 1/3 धन है वो कितने से है 4% से, प्लस 1/4 धन है वो कितने से है 3% से, और धन हमने कितना निकाला था, निकाला था हमने 5/12, ये कितने परसेंट से है, ये है आपके 5% से, और इस पे ब्याज कितना निकल के आया है 12,500। अच्छा दर के बटे में 100 थी, तो हमने सबके बटे में 100 को कॉमन ले लिया, इधर लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4/3 हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 3/4, और ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25/12। यहाँ पर ये p लिख लिया, 100 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12,500 × 100, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका जो एलसीएम आया वो एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 का डिवाइड 12 में किया 4 बार हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, यहाँ आ गया 16। अच्छा अब 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, 3 बार डिवाइड हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9। 12 का डिवाइड 12 में करेंगे 1 बार, तो ये का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12, ये किसके बराबर हो जाएगा 12,500 × 100 के बराबर। इसको टोटल किया, टोटल करने पर ये कितना आ जाएगा आपका 50/12 आ गया, इसको कितना कर दिया 12,500 × 100, 50 से इसको डिवाइड कर दिया 2 बार, और 12 को इधर हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 12,500 × 12 × 2 मतलब 24। इसका आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का जो ब्याज था वो 12,500 आया, जिसमें से 1/3 धन किस रेट पर दिया था 4% पर, 1/4 धन 3% पर, और 5/12 धन था 5% पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है। अब इन संख्याओं में से मध्य की संख्या क्या होगी। तो कोई भी क्रमिक संख्याएं हैं उनमें मध्य की संख्या वही होगी जो उनका औसत है। चलिए कैसे निकाला वो भी हम देख लेते हैं। एक संख्या हमने मान ली a-1, एक मान ली a और एक मान ली a+1। ये 3 क्रमिक संख्याएं मान ली, इनका जो औसत है वो 9 है। ये संख्याएं कितनी हैं 3 है, तो इसका टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पर -1 से +1 को कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 3a। 3a बराबर किसके है 27 के। 3 से 27 को कैंसिल किया 9 बार, तो a की संख्या क्या आ गई हमारी यहाँ पर 9 आ गई। हमें मध्य संख्या पूछी थी तो मध्य संख्या हम क्या लिख देंगे 9 ही यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सर्वाधिक मान किसका है। तो सर्वाधिक मान इनमें से हम कैसे निकालेंगे कि किसका है सर्वाधिक मान। चलिए देखते हैं।
तो 619/999 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.619। इसको 1000 मान लेते हैं, तो 1000 का डिवाइड जब इसमें करेंगे इसको 0.619 लिख सकते हैं। इसको तो हम 0.62 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.62। अगला इसमें हम इसको भी 1000 मान लेंगे अप्रोक्सीमेशन से, तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 0.621। अगली तो आपकी 0.619 लिखी है, तो इसमें हमें किसका पूछा है? सर्वाधिक मान पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 0.621, जिसको क्या दिया गया है? 621/1001। ये संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया है लाभ हानि का। इसमें दिया है कि 2 रुपए की किसी सामान को 50% की हानि पर बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? वस्तु कितनी है? 2 रुपए की, तो सीपी कितना हो गया? 2 हो गया। 50 रुपए की हानि हो रही है, तो एसपी कितना हो जाएगी? 2 में से 50 पैसे घटाए तो कितना बचा आपके पास? 1.5 रुपया। 1.5 रुपए में उसने बेचा। हानि कितने की हुई आपके पास? 50 पैसे की हुई। कितने पे हानि हुई? 2 पे। तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। 0 से यहाँ पर दशमलव से यहाँ पर कैंसिल करके 0 हमने यहाँ लगा दिया। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल कर दिया 5 बार। 5 × 5 बराबर कितना होता है? 25% क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25% इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 10 और 30 मिनट में भरते हैं। ए किसमें? 10 मिनट में, बी कितने में? 30 मिनट में। सी खाली करता है कितने में? 20 मिनट में। यहाँ से इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 60। इसका अलग से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 10 का डिवाइड किया 6 में 6, 30 का डिवाइड किया 60 में, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया आपका 3। 6 नल ए भर रहा है 6 यूनिट पर मिनट से, नल बी भर रहा है 2 यूनिट पर मिनट से, और सी खाली कर रहा है 3 यूनिट पर मिनट से। तो क्वेश्चन दिया है कि तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो टैंक कितनी देर में भरेगा? चलिए अगर तीनों पाइप एक साथ खुले हैं तो इनकी जो टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो टोटल काम आपका कितना आ जाएगा? 5। टोटल टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 60 है, तो 5 से 60 को कैंसिल किया 12 बार, तो टोटल जितनी देर में काम करेंगे वो कितनी देर काम करेंगे? 12 मिनट। 12 मिनट में क्या कर देंगे? इसको ये पूरा भर देंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक प्रॉपर्टी डीलर किसी भूमि के एक प्लॉट को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 10% लाभ पर बेचता है तो उसको 21,200 रुपये अतिरिक्त मिलते। तो भूमि का वास्तविक मूल्य क्या है? अच्छा, पहले वो कितने पर बेच रहा था? 6% पर। अब वो कितने पे बेच रहा है? 10% पर। और उसका अंतर कितना आ रहा है आपका? 21,200 रुपये का। मतलब उससे 4% जो अधिक में बेच रहा है, तो 4% अधिक की वैल्यू क्या आ गई? 21,200 आ गई। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसका? 100%। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 21,200 × 100 डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे? 4 से। 4 से इसको डिवाइड किया, ये आया आपका 5 बार कैंसिल हुआ, रही है 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? आंसर यहाँ पर कितना, ये कितना हुआ? 3 हुआ। 3 बार, 4 से 3 बार कितना होगा? 12 डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये 5,30,000। कितना आ जाएगा? 5,30,000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 5 और 2। बी और सी का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर? 7:13। बी और सी का रेशियो दिया है 7:13। तो इनका जो इकट्ठा रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 5 × 7, यहाँ पर 35। बी का कितना हो जाएगा? 7 × 2 14। सी का कितना हो जाएगा? ये 13 × 2 26। ये तीनों का रेशियो आ गया यहाँ पर। अब टोटल कितना डिवाइड करना है? 1500 रुपये डिवाइड करना है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये टोटल मिला के हो गया आपके पास 75। 75 बराबर किसके है? 1500 के।
हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए को मिलने वाले रुपए ज्ञात कीजिए। ए को मिले कितने हैं, 35 मिले हैं। 75 की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो 35 की वैल्यू निकाल लेंगे। 35 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1500 बटे 75 इंटू क्या कर देंगे 35 से। 75 से ये डिवाइड हो जाएगा 150 दो बार, तो ये कितना बचा 20 इंटू 35। 20 इंटू 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 700 रुपये। तो 700 रुपये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 2p बराबर किसके दिया है 5q के, और 5q बराबर किसके दिया है 6r के। क्या दिया है 2p बराबर दिया है 5q के, ये बराबर दिया है 6r के। तो इनमें से इनका रेशियो हम कैसे निकालेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से क्या करेंगे p/q अगर लेंगे तो q के आगे संख्या क्या लिखी है 5, ये हो जाएगी p के सामने की, और ये 2 चली जाएगी आपके इसके अपॉन में, तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से q और r का रेशियो लेंगे तो q और r का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा 6:5। q के सामने क्या लिखा है 6, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r का रेशियो। तो p/q/r का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5, 2, और ये हो जाएगा आपका 6 और 5। ये कितना हो जाएगा आपका मिला के 5 के 30, ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये 5 दूना 10। तो ये 5 से आप इसको पूरे को कैंसिल कर दीजिए, सॉरी 2 से, तो 2 से कैंसिल करने पर ये आया 15, ये आया 6, और ये आया 5। अच्छा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ना करके आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। 2b बराबर किसके हुआ pq के, बराबर किसके हुआ 6r के। इन तीनों का जो LCM है उसका हम इनमें कर देते हैं डिवाइड। तीनों का LCM क्या निकल के आएगा, तीनों का LCM निकल के आएगा 30। 30 का तीनों में हमने डिवाइड कर दिया। 30 का तीनों में डिवाइड करने पर p के अपॉन में वैल्यू क्या आई 15, q के अपॉन में वैल्यू क्या आई यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल किया 6, और r के अपॉन में वैल्यू क्या आई यहाँ पर 5। तो यही क्या हो जाएगा इनका रेशियो हो जाएगा। यही क्या होगा p का रेशियो 15, q का रेशियो 6, और r का रेशियो क्या हो जाएगा 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक दर्जी स्कर्ट बनाने के लिए एक कपड़े का 3/4 मीटर कपड़ा प्रयोग करता है। क्या करता है 3/4 मीटर कपड़ा प्रयोग करता है, तो 7 स्कर्ट बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। एक स्कर्ट के लिए कितना कपड़ा यूज होता है 3/4, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21/4। 7 इंटू 3 क्या होगा 21/4। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4 का डिवाइड इसमें किया 5 बार हुआ, एक आपका रिमाइंडर शेष बचा, एक 4 का क्या किया था भाग दिया था। तो कपड़े की कितनी की जरूरत पड़ेगी 5 सही 1/4 की। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, 5 सही 1/4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे और 50 मिनट की दूरी तक ड्राइविंग करते हैं तो आपने कितनी दूरी तय की। अच्छा, दूरी कितनी तय की जा रही है, सॉरी टाइम कितना दिया है 3 घंटे और 50 मिनट। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 सही 50/60 हो जाएगा। तो 60 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास 3 सही 5/6। तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, 23/6 क्या आ जाएगा आपका इसका फ्रैक्शन। टाइम दूरी क्या होती है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 60 दी है, टाइम हमने निकाला 23/6 है। 6 से 60 को कैंसिल किया 10 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 23 इंटू 10 बराबर 230 किलोमीटर। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको एक बढ़ई को घर बनाने के लिए 1500 बोर्ड्स की आवश्यकता है। कितने बोर्ड की आवश्यकता है 1500 बोर्ड की आवश्यकता है। अब प्रत्येक बोर्ड की लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 2 फीट है। कितनी है 3 फीट लंबाई है और 2 फीट चौड़ाई है।
अब बाजार में उपलब्ध जो बोर्ड हैं वो 17 फीट और 2 फीट चौड़े हैं, तो 1500 बोर्ड्स को बनाने के लिए ऐसे कितने बोर्ड्स की ज़रूरत होगी। अच्छा, बाजार में जो बोर्ड मिल रहे हैं वो ये चौड़ाई तो दी है 2 और ये लंबाई दी है कितनी है 17 है, लेकिन जो ज़रूरत है वो कितने की है 3 के बोर्ड की, 3 चौड़ाई 3 फीट लंबाई चाहिए, तो 3 फीट लंबाई ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ले ली ये 3 और 2 फीट क्या हो गई इसकी चौड़ाई, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने बन जाएंगे ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बोर्ड बन जाएंगे, मतलब 3 × 5 15 हो गया, 2 आपका खराब हो जाएगा। तो एक बोर्ड में से कितने बोर्ड बन जाएंगे 5 बोर्ड बन जाएंगे, तो 5 बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने बोर्ड चाहिए ऐसे हमको 3 फीट 2 फीट के 1500 चाहिए, जिनमें से जो एरिया हमें दिया है इसके कितने बोर्ड बन जाएंगे 5, तो बाजार से हमको कितने बोर्ड लाने पड़ेंगे ऐसे 300 बोर्ड लाने पड़ेंगे, जिनको काट के टोटल कितने बोर्ड आ जाएंगे 1500, तो 300 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। ए और बी का काम हमने यहाँ लिख लिया 8 दिन में। बी और सी उसी काम को करेंगे 12 दिन में, सॉरी यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं हम, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। बी और सी उसी को 12 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिला के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं फिर से 8 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं फिर से 8 दिन में। तो तीनों मिलाकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24। तो डिवाइड करेंगे 8 का 24 में, 3 बार डिवाइड हुआ, 12 का 24 में डिवाइड हुआ 2 बार, 8 का 24 में डिवाइड हुआ 3 बार। ए बी बी सी सी ए की एफिशिएंसी अलग अलग से ये आ गई हमारे पास। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2a + b + c। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8 के बराबर। तो ए बी सी बराबर कितने के हो जाएगा, a + b + c बराबर कितने के हो जाएगा 4 के बराबर। अब क्या दिया है कि यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। काम टोटल कितना है 24। एक साथ काम करने पर वो कितना काम कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 दिन में ये 24 काम पूरा कर देंगे तीनों मिलकर। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका 98 का वर्ग क्या होगा। 98 का वर्ग हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एक तो आपका इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है 100 - 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर, या फिर आप निकाल सकते हैं इस तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 × 8 कितना होता है 72, 72 में हमने कर दिया मल्टीप्लाई 2 का। ये आपका फॉर्मूला यही लगाया है हमने। इसका यहाँ पर इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 144। 144 को हमने यहाँ पर कर दिया ऐड, इसमें आगे से ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा पीछे 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ये 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, और ये 8 और 1 मिला के कितना हुआ आपका 9। तो 9 6 0 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा किसका 98 का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 43 बच्चों की एक कक्षा में बच्चों की आयु का औसत कितना है 16 है। 43 बच्चों का जो औसत दिया है वो कितना दिया है 16 दिया है। अब एक शिक्षक को भी मिला दिया जाता है तो आयु कितनी बढ़ जाती है 3 महीने से बढ़ जाती है। 3 महीने से आयु बढ़ी कितनी लोगों की है, 3 महीने से आयु बढ़ी है 43, तो ये बच्चे थे, एक शिक्षक था, तो 44 लोगों की आयु बढ़ी है। तो टोटल कुल कितने महीने बढ़े हैं, टोटल बढ़े हैं आपके 132 महीने। इनको सालों में कन्वर्ट कर लेते हैं। सालों में कन्वर्ट करने पर 12 से डिवाइड कर देंगे, साल कितनी हो जाएंगी 11 साल बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएगा 11 साल बढ़ जाएंगी। पहले औसत कितना था 16, अब 11 से औसत और बढ़ जाएगा तो औसत क्या आ जाएगा आपका 27।
कितना आ जाएगा औसत 27। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक परिवार में 5 लोगों का औसत कितना दिया है, 32 दिया है। तो 5 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। अब दादी की मृत्यु के बाद ये औसत कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। दादी की मृत्यु के बाद आदमी कितने बचे, 4 बचे। ये औसत कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 72 साल टोटल हो जाएंगे। अच्छा, इस टोटल 5 में से 4 की एज को घटा देंगे तो एक दादी की एज आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 88। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसको हम बेसिक से ही सॉल्व कर देंगे, बेसिक से ये बहुत सिंपल है, तो बेसिक से भी ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 20 सदस्यों की एक टीम की औसत आयु 3 साल पहले कितनी थी, 17 थी। 20 सदस्यों की 3 साल पहले एज कितनी थी, 17 थी। तो 3 साल बाद अभी एज औसत कितनी हो जाएगी उनकी, 20, क्योंकि सबकी एज बढ़ रही है। तो सबकी एज बढ़ रही है तो वो एज कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। अब अन्य सदस्य के जुड़ने के बावजूद आज तक उनकी औसत वही है। एक सदस्य और जुड़ गया तो अभी भी औसत उनका कितना है, 20 है। एक सदस्य और जुड़ गया, कितने सदस्य हो गए यहाँ पर, 20 पहले थे, अब 21 हो गए। 21 का भी औसत अभी कितना है आपका, 20 ही है। तो मतलब वो नया जुड़ा सदस्य की आयु कितनी होगी, तो औसत हमेशा कब समान रहता है, जब औसत के बराबर समान आयु का जो आदमी होता है वो जुड़ता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 20 होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपके, रॉन्ग दिए हैं। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 8 संख्याओं को औसत कितना दिया है, 25 दिया है। अब प्रत्येक अंक को अगर 15 से बढ़ा दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब हरेक संख्या अगर 15% से बढ़ेगी तो औसत भी क्या होगा, 15% से बढ़ जाएगा। तो औसत का ही हम डायरेक्ट 115% निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 बराबर कितना होता है, 100। 4 का डिवाइड कर देंगे हम 115 में, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 115 में, तो 4 का डिवाइड 115 में किया तो आंसर आ जाएगा आपका 28.75, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 54 दिया है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या निम्न क्या होगी। अच्छा, एक संख्या मान ली सम हमने a-2, फिर एक को मान लिया a, एक को मान लिया a+2 और एक को मान लिया a+4। इस तरीके से ये संख्याएं मान ली, इनका जो औसत दिया है वो 54 दिया है। ये डिवाइड कितने से करेंगे हम, 4 से। इनको सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये -2 से क्या कर दिया हमने, +2 कैंसिल कर दिया। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 4a हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा ये 4, डिवाइड किससे कर देंगे हम, 4 से कर देंगे। ये कितना हो गया आपका 54। दोनों में डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ गया आपका a+1 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 53। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, सॉरी कुछ मिस्टेक है इसमें, 1 मिनट हम देखते हैं। अच्छा, आपकी इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या दी है यहाँ पर, ये आपके ऑप्शन सारे किस में दिए हैं, ऑड में दिए। किस में दिए हैं, ऑड में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी, ऑड ही आएगी। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, ऑड नंबर निकालना पड़ेगा, और ऑड नंबर का ही यहाँ पर ये हमको एवरेज दिया है। मतलब हमको क्या निकालना है, विषम निकालना है। तो जो हमने सॉल्व किया था वो सही किया था। एक क्या मान ली हमने, एक को मान लिया हमने यहाँ पर a-2, फिर एक a, फिर एक a+2, फिर एक a+4। तो इनका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा ऐड। तो ये टोटल ऐड करने पर -2 से +2 को कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका 4a। ये किसके बराबर हो गया, 4 के। तो ये क्या हो गया आपका 54।
4 का डिवाइड दोनों जगह कर देंगे तो ये कितना बचा आपका ए बचा आपका 1, ये आ गया आपका 54। तो ए की वैल्यू यहाँ से इसको 1 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, a+4 थी, इसमें हम +4 कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 57, जो कि क्या है आपकी ऑड है। तो ये क्वेश्चन में हमारे में इवन ना होके ये क्या पूछा जाना चाहिए था, यहाँ पर ऑड यानी कि विषम पूछा जाना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, राइट होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन के हिसाब से जो आपके ऑप्शन है वो रॉन्ग होंगे और ये जो एवरेज है ये भी आपका यहाँ पर गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 विद्यार्थियों का औसत भार आधा किलोग्राम तक बढ़ जाता है जब उसमें 50 किलोग्राम भार वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी का भार हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वेट कितना था, 50 किलोग्राम था उस विद्यार्थी का, अब भार क्या हो रहा है, आधा किलोग्राम से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो नया विद्यार्थी आया है वो इससे ज़्यादा का है। किससे ज़्यादा का है, नया विद्यार्थी जो आया है वो 50 किलोग्राम से ज़्यादा का है। अब ये जो आधा किलोग्राम भार है ये कितने लोगों में बढ़ रहा है, ये 10 लोगों में बढ़ रहा है। तो आधा आधा आप 10 लोगों में बढ़ा दीजिए, आधा बढ़ा है 10 लोगों में तो टोटल वेट कितना बढ़ जाएगा आपका 5 किलो। तो 50 में हम 5 को और ऐड करने पर आंसर क्या आएगा आपका 55। मतलब 55 किलोग्राम भार का जो विद्यार्थी है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 10 विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, आधा आधा से बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 75% ऑफ मतलब 300 का 75%, तो 300 के 75% को क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4, क्या लिख सकते हैं 75 को 3/4, या फिर आप इसको डायरेक्टली 75/100 ही लिख लीजिए, यहाँ से ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। यहाँ पर माइनस दिया है 250 का 60%। अच्छा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, ये 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो ये 3 × 75 बराबर कितना हो जाएगा 225, और 25 × 6 कितना होता है 150। ये किसके बराबर है, यही हमको निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 75। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें इन सभी का औसत निकालना है। इन सभी को टोटल कर लीजिए, टोटल करने पर आएगा 66, टोटल नंबर है 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11। यहाँ पर इनका औसत आ जाएगा 11, क्या होगा इनका औसत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड और उस पर एक खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब ट्रेन की लंबाई क्या दी है, ट्रेन की लंबाई अगर हमें दी है t, क्या दी है, ट्रेन की लंबाई हमें दी है t, तो पूरी ये कितनी देर में पार करेगी, ये 63 × आदमी को करेगी 20 सेकंड में पार। और ये किस में दिया है, हमें ये दिया है मीटर पर सेकंड में, सॉरी ये टोटल हमें ये चीज़ दी है, किस में दी है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में, आंसर जो दिया है मीटर में, तो हम 63 को क्या करेंगे, पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो सॉरी 63 किलोमीटर पर आवर में ये दिया है, इसको हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको किया हमने 9 से कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 7 बार और ये कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये क्या आ गया 5 × 7 35, 35/2 आपकी ये यहाँ पर स्पीड आ गई। अब t ट्रेन का टाइम है और इसकी जो स्पीड दी है वो क्या है 35/2 है, और ये कितनी देर में पार करी आपकी 20 सेकंड में। तो ट्रेन की जो लंबाई यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 10 बार, तो 350 की आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ पर 350 ले ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई ले ली p, ये दूरी बराबर किसके हो गई, ये दूरी बराबर हो गई यहाँ पर आपके चाल इंटू ये दिया है समय 36, इसके बराबर हो गई। 2 से इसको कैंसिल कर दिए 18 बार,
18 इंटू 35 आपका कितना होता है, 630 होता है। ये कितना हो गया, 350 माइनस प्लस पी बराबर कितना हो गया, 630। तो पी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 630 में से 350 को घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 280। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 280, मतलब ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये दिया है कि एक ही दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही दो कारों को एक ट्रेन 36 सेकंड और 54 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दोनों जगह ट्रेन की लंबाई इक्वल होगी। तो लंबाई यानी कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। अच्छा, चाल क्या दी है आपको, यहाँ पर चाल दी है ये 45 दी है, मतलब हमने क्या ले लिया, यहाँ जो 45 और 50 किसकी चाल दी है, ये दी है आपको कार की चाल। किसकी दी है, कार की। तो ट्रेन की चाल को हम मान लेंगे इस एस, तो एस के साथ में ये किस दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में, उसी दिशा में जा रहे हैं। तो स्पीड क्या कर देंगे, ट्रेन की स्पीड में से इसकी स्पीड को कर देंगे हम माइनस। तो एस में से 45 को माइनस करा, क्या किया, एस में से 45 को माइनस करा और इसका टाइम जो दिया है वो क्या दिया है, 36 सेकंड। इसको इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये बराबर किसके होगा, एस में से हम माइनस करेंगे 50 को और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 54 से। इसके बराबर हो जाएगा 18 से इसको डिवाइड कर दिया 2 बार, इसको डिवाइड कर दिया 3 बार। इसको 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया, ये हुआ आपका 2s, ये हुआ आपका 45 इंटू 2 90, ये हुआ आपका 3s, ये आ गया आपका यहाँ पर 150। s एक तरफ, तो 3s में से 2s को माइनस कर देंगे, सिंपल s की वैल्यू आ जाएगी। और ये 150 इधर आके किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का, और इसमें से किसको माइनस करेंगे, 90 को। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 60। तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर में। किस में आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब ट्रेन की लंबाई यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो आपका दिया है ये ट्रेन की लंबाई दी है, तो इसमें हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे। तो 60 में से 45 को माइनस करेंगे, तो माइनस कितना करना पड़े, माइनस करने पर आपका कितना आएगा, 15 का मल्टीप्लाई हम 36 से कर देंगे। 15 इंटू 36 कितना हो जाएगा आपका, 150। तो 150 मीटर क्या आ जाएगी आपकी, इसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी दी है, 120 रुपये, और एक शर्ट बनवाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 1.3 मीटर, और प्रति शर्ट की सिलाई कितनी है, 35 रुपये। तो 5 शर्ट का मूल्य क्या होगा। जब 5 शर्ट का मूल्य निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले एक शर्ट की कीमत निकालते हैं। कपड़ा कितना लग रहा है, 1.3 मीटर, और उसकी 1 मीटर की कीमत क्या है, 120 मीटर। टोटल कीमत उसकी यहाँ से कितनी हो गई, ये टोटल कीमत हो गई यहाँ से आपकी उसकी 156 रुपये। कितनी हो गई, 156। अब 35 रुपये उसमें सिलाई में और लग रहा है, तो 35 को इसमें और ऐड कर दीजिए, सिलाई में 35 रुपये और लग रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 191। अब शर्ट कितनी सिलवानी है, 5, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 955। आंसर क्या आ जाएगा 955, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से इसके ठीक समान हमको पता देखना है कौन सा होगा। तो ठीक समान पता आप पहले को यहाँ पर देख लीजिए, पहली लाइन सब में सेम दी है, दूसरी सेम दी है, तीसरी में ये जो वर्ड दिया है ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया है। वर्ड क्या होना चाहिए था, वर्ड क्या होना चाहिए था यहाँ पर, BAIRRO, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वर्ड दिया है BAIROO, तो ये क्या है, गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला में गलत हमको वर्ड पहचानना है, गलत कौन सा दिया है। चलिए इसको जूम कर देते हैं इस तरीके से।
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गलत कौन सा दिया है। ये नंबर देखिए यहाँ पर 3341 इनमें समय सेम दिया है, सिर्फ गलत किस में दिया है, यहाँ पर 3841 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये आपके लास्ट सेक्शन से है जो साइंस का सिंपल अर्थमेटिक का सेक्शन है। इसमें दिया है कि इस चित्र में केंद्र क्या दिया है, O दिया है। इस तरीके से ये सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन इस तरीके से है, ये लाइन इस तरीके से है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये O है, ये दिया है आपका A, ये दिया है C, ये दिया है B। अगर एंगल जो ABC है वो कितना दिया है आपको 50 दिया है, ये एंगल कितना दिया है 50 दिया है, तो एंगल AOC निकालना है, हमें निकालना है एंगल ये। अच्छा, हमने आपको पिछले वीडियो में अपनी एक क्वेश्चन में और बताया था कि इस तरीके से अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, सॉरी कोई भी सर्कल होता है, यहाँ पर अगर उसके सेंटर पर कोई भी कोण बनता है, वो कोण क्या होता है, डबल होता है किस कोण का, जो कोण उसकी परिधि पर बनता है। तो कोण परिधि पर कितना बन रहा है 50, तो सेंटर पर कोण कितना बनना चाहिए डबल, तो डबल कितना हो जाएगा 50 का 100, तो सेंटर पर जो कोण बनेगा एंगल AOC वो कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 3/4 की घात -6, 3/4 की घात -4 बराबर किसके दिया है 3/4 की घात 2x के। तो हमको क्या फाइंड करना है, x क्या है, x हमको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर मिस्टेकन इसको क्या कर दिया है, गुणे के साइन को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया है और x के साइन को यहाँ पर गुणे की जगह पर लगा दिया गया है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है x, और हमको पता है कि जब आधार समान होते हैं तब क्या करते हैं हम घातों को कंपेयर कर देते हैं। ये घात हमने ली यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -4, ये बराबर किसके होगी 2x के बराबर। माइनस और माइनस में दोनों वैल्यू यहाँ पर जुड़ जाएंगी, -10 हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा, 200 इसको कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ गई आपकी -5, किसकी वैल्यू आ गई x की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इस तरीके से दिया है क्वेश्चन, हम पढ़ के बता देते हैं कि यहाँ पर क्या है, L और M आपकी जो दो समांतर रेखाएं दी हैं, पैरेलल रेखाएं दी है, T एक तिर्यक रेखा दी है, तब यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। अब ये जो दो एंगल दिए हैं, ये इस तरीके से ये जो दो एंगल होंगे वो बराबर होंगे, तो 5x बराबर 1 किसके बराबर हो जाएगा 4x + 20 के। x वाली वैल्यूज को हम एक साइड ले आएंगे, तो 5x में से 4x को माइनस किया तो x आया, और -1 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21। तो आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 21। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 21, तो 21 यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। तो तरल इनमें से कौन सा होता है, तरल होता है सीवेज यानी कि बाहित मल। सीवेज आपका क्या होता है, तरल होता है। स्लरी आपका किस में होता है, थोड़ा लिक्विड और सॉलिड मतलब जेल टाइप में रहता है। बायोगैस गैस रहती है। स्लज भी आपका हार्ड मटेरियल, थोड़ा कचरा जो रहता है वो स्लज में आ जाता है, लेकिन लिक्विड आपका तरल अपशिष्ट किस में आएगा, आपका सीवेज में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सीवेज। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या दिया है ABCD, समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस दिया है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये ABCD दिया है, ABCD। अब इसमें BAD बराबर कितना दिया है 64 दिया है। BAD जो एंगल है ये कितना दिया है आपका 64। AC और BD बिंदु O पर मिलते हैं। ये जो दो आपके डायगोनल्स हैं, ये इनके विकर्ण हैं, वो O पर मिलते हैं। तो BDC क्या होगा, हमको एंगल निकालना है ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। अगर ये पूरा एंगल आपका कितना है 64 का है, तो आधा एंगल कितने का हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा। अच्छा, ये
सामने वाला इसका एंगल बराबर होगा, अगर ये 32 का होगा तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा। और ये जो कोण है, ये कोण हमें पता है 90 का होता है, तो बाकी के दोनों जो बचे कोण हैं इनका योग क्या होना चाहिए 90। 90 में से हम 32 को माइनस कर देंगे तो कोण हमारे पास कितना आ जाएगा, ये BDC कोण 58 डिग्री। BDC कोण कितना आ जाएगा 58 डिग्री, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि जब वह बिंदु जहाँ एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, वो बिंदु क्या कहलाता है। जहाँ पर बिंदु उदासीन हो जाता है उसको वहाँ पर क्या व्याप्त हो जाता है, शून्य। शून्य विक्षेप स्थिति हो जाती है, वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो पॉइंट हो जाता है आपका नल पॉइंट। क्या हो जाता है, वो पॉइंट नल पॉइंट आपका हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि रजनोवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। रजनोवृत्ति होती क्या है, ये होती है फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है आपका, जो मादा शरीर में मासिक चक्र का जो मासिक चक्र जो होता है आपका, वो कितने वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। रजनोवृत्ति को क्या बोला जाता है, मासिक चक्र का बंद होना। ये किस आयु में बंद हो जाता है, तो इसकी सीमा होती है आपकी 45 से 55 वर्ष में। किस में होता है ये, 45 से 55 वर्ष की आयु में फीमेल्स में रजनोवृत्ति हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है। अब यह उसके रक्त को रोक देगा। क्या घट रही हैं, उसकी प्लेटलेट्स घट रही हैं। क्या घट रही हैं, प्लेटलेट डाउन हो रही हैं। प्लेटलेट काम काय का करती हैं, जो बिंबाणु होती हैं वो काम काय का करते हैं, वो क्लॉट करते हैं ब्लड को। किसको, ब्लड को क्लॉट करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। प्लेटलेट किसका काम करती हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। और अगर वह तेजी से घट रही हैं तो क्या किससे रोक देंगी, वो रक्त का थक्का जमने से रोक देंगी। रक्त का थक्का जमने से रोक देंगी तो ब्लड क्या होगा, ब्लड फ्लो ही होता जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो क्या हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि रक्त को क्या करने से रोक देगा, थक्का जमने से रोक देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन से ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है। कौन सा टिश्यू है जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो वो टिश्यू है आपका एरियोलर टिश्यू। क्या हो, कौन सा टिश्यू है आपका एरियोलर टिश्यू, जो अंदर के अंग की जगह को भरता है और ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीय वस्तु हैं। जैव निम्नीय वस्तु कौन सी होंगी, जो वस्तुएं अपने आप कुछ दिनों में खत्म हो जाती हैं, अपने आप कुछ दिनों में खत्म हो जाती हैं। पहले ऑप्शन को देखेंगे, केक खत्म हो जाएगा अपने आप, पॉलीथीन खत्म नहीं होगी, घास भी खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्रॉस हो गया। हमें पूरा लेना है, पूरे ग्रुप में कौन से में जैव निम्नीय वस्तु हैं। अगला दिया है घास हो जाएगा आपका, प्लास्टिक नहीं होगा, चमड़ा भी आपका जो खराब होगा वो कुछ लंबे समय में होगा। अगला दिया है फलों के छिलके हैं, ये खराब हो जाएंगे, केक भी खराब हो जाएगा और पत्ता गोभी भी खराब हो जाएगा। इस ऑप्शन में आपके घास हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक खराब नहीं होगी। तो जो ऑप्शन दिया है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, फलों के छिलके, केक तथा पत्ते गोभी। ये जो ऑप्शन दिया है ये जैव निम्नीय वस्तुओं का ग्रुप है, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, अपने आप बायोडिग्रेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है। रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने पर। हमें जनरली पता है कि अगर कोई भी कुत्ता काट जाता है तो हमें क्या होता है, पानी से डर लगने लग जाता है। अगर रेबीज हमारे शरीर में फैल जाता है तो जो क्या होता है, हमको पानी से डर लगने लग जाता है, मतलब हमको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगता है, किसमें, रेबीज में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी बनती है। हमारी छवि कैसी बनती है, हमारी छवि बनती है सेम साइज की, पर कैसी बनती है, उल्टी बनती है या फिर मतलब जस्ट इस तरीके से बनती है, इसका ये इस तरीके से बनती है, या फिर ये यहाँ से मिरर इमेज जो है बोलते हैं हम इसको, जो शीशे की जो इमेज बनती है वो बनती है। मतलब इधर का पार्ट आपका किधर होगा, इधर होगा, और इधर का पार्ट कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हमारी जो इमेज बनती है समतल दर्पण द्वारा वो कौन सी बनती है, पार्श्व अधोशीर्षी। मतलब बनती तो सीधी ही है लेकिन वो लेटरली क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि पौधों द्वारा पानी जल बाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो जल बाष्प जल बाष्प के रूप में जब भी बाहर निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, बाष्पीकरण यानी कि बाष्पोत्सर्जन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हल्दी पे जब भी बेस यानी कि क्षार टच होता है तो वो किस रंग में कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को, वो कलर कन्वर्ट हो जाता है अपने आप में लाल में। तो साबुन जब लगाएंगे तो साबुन की प्रकृति क्या होगी, अपने नेचर में बेसिक होगी, साबुन की प्रकृति क्षारीय होगी, इससे क्या हो जाएगा, वो कलर लाल में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन दिया है कि PQRS एक आयत है। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर आयत बना लिया। ये क्या है, PQRS आयत है। PRSQ बिंदु O पर मिलते हैं। PR और SQ को O बिंदु पर मिला दिया। यदि PQ 5x+2 है, OP की लेंथ कितनी दी है, 5x+2 दी है, और OS की लेंथ दी है 7x-7। OS की लेंथ दी है 7x-6 दी है। तो हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और हमें पता है कि आयत में जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जहाँ से डिवाइड होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 5x+2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7x-6 के। x वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x। 7x में से 5x को माइनस कर देंगे, ये आपकी -6 की वैल्यू किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 2 से 8 को कैंसिल कर दिया 4 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना दिया है, 4620। अच्छा, आयतन कितना होता है इसका, πr² होता है। ये कितना दिया है, 4620 दिया है। अब इसकी ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास निकालना है। ऊंचाई हमको कितनी दी है, 30 दी है। पाई की वैल्यू लिख दी 22/7, r² यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। h कितना लिख दिया यहाँ पर 30, और ये कितना हो गया 4620। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ये कितनी बार होगा, 154 बार कैंसिल। 11 से इसको 2 बार कैंसिल कर दिया, इसको 11 से कैंसिल कर दिया 14 बार। 2 से फिर से इसको कैंसिल कर दिया 7 बार। तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक साथ यहाँ पर बचा और एक साथ ये वाला बचा, तो r² की वैल्यू क्या आ गई 7। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाहर आ जाएगा इसमें से, r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्यास, तो व्यास क्या होगा, 7 का 2 गुना होगा, व्यास हो जाएगा आपका 14। 14 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। क्यों है, क्योंकि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में जो भी अपशिष्ट होते हैं वो होते हैं हाईली रेडियो एक्टिव। क्या होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रेडियोधर्मी होते हैं, इसलिए इनको बाहर कहीं भी क्या इनका निस्तारण नहीं किया जा सकता। इनका निस्तारण कहाँ पर किया जाता है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्टों का निस्तारण कहाँ किया जाता है,
जमीन के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जमीन के अंदर इनका निस्तारण किया जाता है, क्योंकि ये उच्च रूप से क्या होती हैं? रेडियोधर्मी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 45 के। x प्लस वाई कितना दिया है? 2 के। और x वाई की वैल्यू क्या होगी? तो x वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। हम क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा? इसका स्क्वायर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अभी वैल्यू हमें दी है 45, हमने जैसी की तैसी लिख दी। एक्स वाई की वैल्यू दी है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ये क्या, ये किसके बराबर दिया है हमें? एक्स और वाई के स्क्वायर के बराबर। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट किसका हो जाएगा? इसका। इसको और इसको जोड़ने पर कितना आया? 49। 49 का जो अंडर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस 7। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? प्लस माइनस 7। अगला क्वेश्चन दिया है कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म कौन से हैं? गर्म रक्त वाले इनमें से कौन होते हैं? तो गर्म रक्त वाले होते हैं आपके एविज और स्तनधारी। मतलब जो होते हैं आपके पक्षी होते हैं, और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य और बंदर, मतलब स्तनधारी जो भी जीव होते हैं आपके, इनका रक्त कैसा होता है? गर्म रक्त। तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका? एविज और स्तनधारी का ग्रुप आपका गर्म रक्त वाला पशुओं का ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि सोनू अपनी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा है। उसने बुनसेन बर्नर के वायु विवर को खोला और निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया। क्या किया उसने बुनसेन बर्गर के वायु विवर को खोला और क्या प्राप्त हुआ उसको प्राप्त हुआ नीली लौ। उसको क्या प्राप्त होगी? नीली लौ, ब्लू फ्लेम उसको प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं जितनी उम्र का था 9 वर्ष बाद उसका 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष में मेरी उम्र क्या है? x है। मैं 7 वर्ष पूर्व जितना था, अब आगे की 9 वर्षों में उसका कितना हो जाऊंगा मैं? 3 गुना। तो ये उसका 3 गुना कर दिया। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या निकालना है? 9 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? तो 9 वर्ष बाद मेरी आयु देखते हैं। ये 3x हो जाएगा। इसको ओपन करने पर ये आया आपका 21। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 9। तो यहाँ पर ये 3 का इधर हम x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x। 21 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 21 प्लस 9। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से 30 को कैंसिल किया 15 बार, x की वैल्यू आ गई आपके पास 15। तो 9 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका? 24। 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 24। तो उम्र क्या हो जाएगी? 9 वर्ष बाद 24 उम्र हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 6x की घात 7 प्लस 8x की घात 4 माइनस 2x की घात 2 को किससे डिवाइड किया जाता है? माइनस के 2x की घात 2 से। तो भागफल क्या मिलेगा? भागफल क्या मिलेगा निकालते हैं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड किया, कितनी? माइनस से माइनस क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो 2 से 6 को कितनी बार डिवाइड किया? 3 बार। अब भाग में क्या होती हैं आपकी? घातें जुड़ जाती हैं, सॉरी घट जाती हैं अगर समान होती हैं तो यहाँ पर घात किसकी दी है? x की दी है। घात कितनी दी है? ऊपर 7 दी है, नीचे 2 दी है। तो घात कितनी बचेगी आपके पास? 5 बचेगी। तो ये पहला जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया? 3x की घात 5। अगला साइन क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ प्लस साइन है, यहाँ साइन है माइनस। तो माइनस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या साइन आएगा? माइनस का। 2 का डिवाइड किया 8 में 4 बार गया। x स्क्वायर का भाग दिया x की घात 4 में, तो कितना बचा? x की घात 2 बचा। इसी तरीके से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 का भाग 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब जो फैक्टर आया वो आपके पास क्या आया? 3x की घात 5 माइनस 4x की घात 2 प्लस 1 जो होगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना दिया है? 225 रुपये। अब उसे 12% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
पहले क्या था, उसका मूल्य 100% था, तो 100% की मूल्य यहाँ पर कितनी दी है, 225 दी है। 12% की छूट दे देंगे तो वो मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 88। अब 88% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225/100 इंटू 88। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से क्या करेंगे हम, यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ डेसिमल बढ़ा देंगे, तो ये जो आपका, चलिए इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। 25 से इसको कैंसिल कर दिया 9 बार, ये कैंसिल हो गया 25 से 4 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 22 बार, तो 9 इंटू 22 आ गया। 9 इंटू 22 की वैल्यू क्या होती है, 198। 198 क्या होगा आपका, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कितने समय में प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 2662 रुपये हो जाएगी। तो एक तो आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या होगा, ये है आपका अमाउंट बराबर किसके हुआ, प्रिंसिपल 1 + r मतलब 10/100 की पावर n के। अच्छा प्रिंसिपल यहाँ क्या दिया है, 2000 दिया है, तो हमने 2000 लिख लिया। 2000 को हम इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2662 डिवाइडेड बाय 2000। सॉरी, इसको हम ये ना लिख के हम पहले इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से इसको कैंसिल करने पर ये कितना बचा, 1000 बचा, और ये कितना बचा आपका 1331। अब 1331 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 1/10, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1 + 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 11/10। कितना लिख सकते हैं इसको, 11/10 लिख सकते हैं। तो 11/10 की घात कितनी हो गई, n। ये क्या होता है, ये होता है आपका 11/10 का क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा, 11/10 की पावर n के। आधार अगर समान है तो घातों को क्या कर देते हैं हम, कंपेयर कर देते हैं, तो n बराबर किसके हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा संपूर्ण वर्ग नहीं है। 576 वर्ग है पूरा, ये किसका वर्ग है, 24 का। 529 वर्ग है, ये 23 का वर्ग है। 841 वर्ग है, ये 29 का वर्ग है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो है आपका 778। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30,375 से विभाजित किया जाना चाहिए। इस नंबर को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक घनमूल प्राप्त हो। तो घनमूल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकाल देंगे इसका एलसीएम। तो ये लेंगे 30375 को हमने इसके गुणनखंड निकाले, 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3 से ये हुआ 10125 बार, फिर से 3 से डिवाइड कर दिया, ये हुआ 3375 बार, फिर से 3 से डिवाइड कर दिया, ये हुआ 1125 बार, फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से ये डिवाइड हुआ 225 बार, 225 को फिर से 5 से डिवाइड किया, ये हुआ आपका 45 बार, 5 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 बार। तो यहाँ पर 3 3 3 के ये जोड़ा बन गया, 5 5 5 का ये जोड़ा बन गया। यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। इसका पूरा जोड़ा नहीं बना तो इसमें डिवाइड किसका होना चाहिए, 9 का। किसका डिवाइड होना चाहिए, 9 का। तो 9 का डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आएगी, 3375, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है। किसका घन है, ये पूर्ण घन निकाल लेंगे। एक 5 का जोड़ा है, एक 3 का जोड़ा है, तो 5 × 3 बराबर कितना होता है, 15 का। ये किसका घन है, 15 का ये पूर्ण घन है। क्या वैल्यू, 3375। चलिए अगला दिया है क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 42 दिया है। इस तरीके से ये क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल दिया है 42। इसका आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई दी है। ऊंचाई क्या होती है, इसका एरिया क्या दिया है पूरे का, 42। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसकी बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट बराबर किसके होगा, 42 के। बेस दिया है हमें 7, हाइट निकालनी है, ये बराबर होगी 42 के। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6। तो हाइट यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 12 संख्याएं कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, ये 12 संख्याएं हैं। तो पहले तो हम इनका माध्य निकालने के लिए मिडिल 2 संख्याएं ले लेते हैं। मिडिल 2 संख्याएं इनमें से कौन सी होंगी? 6 और 7। 6 और 7 को जोड़ने पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6.5। और आप ये भी कर सकते हैं, आप इन सबको जोड़ के टोटल 12 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आपका क्या आएगा? 6.5। टोटल जोड़ने पर ये कितना आया? 78। 78 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तब भी आंसर आपका 6.5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति इससे संदर्भित है। वनस्पति को क्या बोला जाता है? वनस्पति को बोला जाता है प्लांट लाइफ ऑफ दैट एरिया। मतलब फ्लोरा को क्या बोला जाता है? जो एक निश्चित एरिया की जो प्लांट लाइफ होती है, मतलब जो पादप जीवन होता है किसी भी एक विशेष क्षेत्र का, उसको क्या बोला जाता है? वनस्पति बोला जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है लास्ट क्वेश्चन कि उस ग्रह का नाम बताइए जो रंग में लाल दिखता है। तो हम सभी को पता है लाल रंग में कौन सा ग्रह दिखता है? मंगल, यानी कि मार्स ग्रह जो है वो हमें लाल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे, पूरे 100 क्वेश्चन आपके किसके? 9 सितंबर के 2017 के पेपर के, आपके 9 AM की शिफ्ट के। कब के? 9 AM की सुबह वाली शिफ्ट के। ये 9 सितंबर के हमारे 2017 के पेपर थे। तो अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी का आपका 3 PM की शिफ्ट वाला पेपर, सेकंड शिफ्ट वाला इसका पेपर करेंगे हम अगली क्लास में। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।